आज के हमारे अदर लॉज के रिवीजन सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के साथ। गुड मॉर्निंग, हैप्पी लर्निंग। जो लोग इसे बाद में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू इंश्योर वन थिंग कि अपनी फिजिकल वेल बींग के साथ साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। एग्जाम टाइम्स कैन बी टफ एंड चैलेंजिंग, बट मजा भी इसी में है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 7 नंबर देता है हमको, पर ये 1897 का एक्ट 7 नंबर देने वाला बड़ा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का एक्ट है, क्योंकि ना इसका किसी कमर्शियल लॉ से कुछ लेना देना, ना कुछ बात। सो व्हाई हैज इट बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर सिलेबस, वही सबसे पहला टॉपिक है। The object and the purpose and the importance of this act. देखो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर बार बार आपको एक ही लाइन का मीनिंग बताना पड़े, एक ही वर्ड को बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, तो फालतू का लेंथ बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इन लोगों का ये मानना है कि अगर हम एक ऐसा एक्ट बना दे जिसमें रिपीटेटिव चीजों को शॉर्ट में लिख दे और फिर उस एक्ट का सेक्शन नंबर का सिर्फ रेफरेंस दे दे दूसरे एक्ट में, तो दूसरे एक्ट्स के लिए ये कॉमन एक्ट बन जाएगा और दूसरे एक्ट्स की लैंग्वेज छोटी हो जाएगी। तो इसलिए इस एक्ट्स में बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है, तो आपको अपने खुद के एक्ट में वो डेफिनेशन दोबारा यूज करनी या इंसर्ट करनी नहीं पड़ेगी। सो पहला ऑब्जेक्टिव, इट शॉर्टन्स द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट। दूसरा, अब 2 एक्ट है, दोनों एक ही टॉपिक पे निकल के आए, सपोज थोड़े थोड़े गैप में आए, तो उन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस, चेंजेस ना हो, इसीलिए ये सारे एक्ट के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है। इनफैक्ट अगर 2 एक्ट के बीच में झगड़ा होता है तो यही एक्ट उसको सुलझाएगा। ये एक्ट कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है, जो हमने प्रीवियस लाइव में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप इस एक्ट को भी पढ़ सकते हो। अगर आपको 2 एक्ट के कौन से प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्टिंग लगते हैं तो दोनों में से कौन सा सुप्रीम है या कौन सा ज्यादा रिलेवेंट है, उसके लिए आप जनरल क्लॉजेज एक्ट को भी रेफर कर सकते हो। कोई भी चीज छूट नहीं जाए, ओवरसाइट ना हो जाए, रिपीटिशन ना हो जाए, इसके लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट एक एक्ट है जो बेसिक बातों को एक जगह पे कवर कर लेता है। अब ये जो चैप्टर है हमारा, वो सेक्शन 1 से शुरू होकर सेक्शन 30 तक जाता है। बट चिंता ना करें, 30 सेक्शन होने के बावजूद 15 से भी कम पेज में ये पूरा एक्ट कवर हो जाता है। इट्स अ स्मॉल एक्ट विथ वेरी वेरी स्मॉल सेक्शंस मीनिंग वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए हम इसको टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला टॉपिक प्रिलिमिनरी है कि एक्ट का नाम क्या है, तो पहला टॉपिक हमारे कोई काम का नहीं है। द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इज द फाइनल एक्ट दैट हैज कम। मैं बता दूं कि इसके पहले भी 2 बार ये एक्ट आ चुका है। देयर हैव बीन 3 वर्जन्स ऑफ दिस एक्ट। पहली बार ये एक्ट आया था 3 जनवरी 1868 को। दूसरी बार ये एक्ट आया है 14 जनवरी 1887 को, अमेंडेड वर्जन। और तीसरी बार ये एक्ट आया है 11 मार्च 1897 को, द फाइनल वर्जन दैट वी रीड टुडे। तो ये एक्ट टुकड़ों टुकड़ों में लगता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि ये एक्ट 1868 में पहली बार आया था, तो उसके पहले वाले लॉज को तो ये एक्ट बिल्कुल लग ही नहीं सकता। भाई ये एक्टों का एक्ट है, सेंट्रल एक्ट। दिस एक्ट इज एन एक्ट एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर एक्ट्स। पर अगर कोई एक्ट इसके पहले ही पैदा हो गया था तो उसको तो ये एक्ट लग ही नहीं सकता। ये लॉजिक याद रखिएगा। अब जो प्रोविजंस 1887 वाले एक्ट में इंसर्ट हुए थे वो 1887 ऑनवर्ड्स ही लगेंगे, और जो लेटेस्ट प्रोविजंस 1897 में आए थे वो उसके बाद ही लगेंगे। तो पूरा जनरल क्लॉजेज एक्ट किसको लगता है? एवरी एक्ट मेड आफ्टर 1897। पार्शियल जनरल क्लॉजेस किसको लगता है? इन एक्ट्स को लगता है जो इसके पहले बने थे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बातें हमारे को बिल्कुल मैटर नहीं करती, तो वील स्टिक आवर डिस्कशन टुवर्ड्स द मेन प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर। 3 to 4A डेफिनेशंस की बातें करता है। 5 to 13 जनरल कंस्ट्रक्शन, पावर एंड फंक्शनरीज यानी सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेटेड रूल्स 4 to 19 में आते हैं। 20 to 24 ऑर्डर, रूल्स, इनैक्टमेंट्स, इन सब के बारे में बात बताता है। और 25 से 30 मिसलेनियस प्रोविजन है, जिसमें भी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 27। करते करते चैप्टर डिस्कशन हम बीच बीच में ये भी डिस्कशन ले लेंगे कि कौन कौन सी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सबसे पहला हिस्सा शुरू होता है डेफिनेशन से। सेक्शन 3
सेक्शन 3 की डेफिनेशंस डेफिनेटली 1897 ऑनवर्ड्स तो सारी सबको ही लग रही है। 1897 में तो फाइनली एक्ट आ ही गया था, तो इसके बाद वाली डेफिनेशंस तो सभी को लगेगी। 4 और 4A वाली डेफिनेशंस ना कुछ एक को नहीं लगेगी, कुछ एक प्रोविजंस को नहीं लगेगी, कुछ एक को लगेगी, क्योंकि वो पहले ही आ गई थी डेफिनेशंस। तो वी विल सी कि कौन सी डेफिनेशन कब किसको लगती है, पर उसके पहले आपको डेफिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है, सेक्शन 2 ओमिटेड है। सेक्शन 3 एक्ट। एक्ट का मतलब हम तो हमेशा लॉ समझते हैं, पर यहाँ पे एक्ट का मतलब लॉ नहीं है, यहाँ पे एक्ट का मतलब है हरकत, और हरकत भी बुरी। ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, इलीगल ओमिशन को ये लोग एक्ट कहते हैं। अगली डेफिनेशन एफिडेविट की है। एफिडेविट में 2 पार्ट याद करेंगे, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। स्वेयर नहीं करेंगे, अफर्म करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, दैट इज एफिडेविट। जो भी डेफिनेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी रेलेवेंट है उनको मैंने रेड कलर का स्टार मार्क कर लिया है, तो वाइल रीडिंग दिस वीडियो यू कैन गो ऑन। अब उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं एक्स्ट्रा एम्फेसिस दे ही दूंगी। सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन बहुत खतरनाक वे में है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया वो सेंट्रल एक्ट है, पर हम लोग तो 1950 के बाद वाला जीवन जी रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाला। ये एक्ट तो पहले से है, तो ये एक्ट ने बहुत हिस्ट्री देखी है। तो ये कहता है आफ्टर 1950 यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी को आ गया था, उसके बाद तो वी हैव अ पार्लियामेंट। उसके बाद तो पार्लियामेंट के केस में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वही सेंट्रल एक्ट है। बट व्हाट अबाउट द टाइम व्हेन वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश? तो उस जमाने में बिफोर 1947 यानी आजादी के पहले के टाइम पे गवर्नर जनरल ने जो एक्ट्स निकाले हैं वो भी सेंट्रल एक्ट्स हैं। और बीच में कुछ साल 47 से लेकर 50 तक का जो टाइम था, तब तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट देयर। तो क्या उस दौरान कोई लॉ नहीं बना है? ओ भाई साहब क्या करोगे, अपना खुद का सीए एक्ट उस दौरान बना है 49 में। तो तब डोमिनियन लेजिस्लेचर था जो ये लॉ बनाता था। तो सेंट्रल एक्ट 3 टाइम पे आए हैं, 47 के पहले गवर्नर जनरल, 47 से 50 के बीच में डोमिनियन लेजिस्लेचर, एंड 50 के बाद में पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन बहुत खतरनाक दे रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट, यानी कमेंसमेंट के पहले गवर्नर जनरल, कमेंसमेंट के बाद प्रेसिडेंट। और इस पूरी डेफिनेशंस के अंदर में बहुत जगह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी भी बता रखा है। ये कौन से स्टेट्स है भाई? आजादी के पहले के स्टेट्स को हम लोगों ने पार्ट ए बी सी डी में बांटा था कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट ए मतलब वो स्टेट्स जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, पार्ट बी मतलब वो स्टेट्स जो राजा के राज के अंडर थे, पार्ट सी में दोनों का थोड़ा बहुत मिक्स है, और पार्ट 4 अंडमान एंड निकोबार का नाम है। यानी ये जो स्टेट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में इंडिया के पूरे स्टेट्स डिवाइडेड है, उनमें अकॉर्डिंगली इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट बिठा रखी है। मतलब कहीं पे तो ये लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाया है पार्ट डी के केस में, पार्ट सी के केस में, कहीं पे इन लोगों ने चीफ कमिश्नर बिठाया है। तो इस तरीके से इन लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की दे रखी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन विच शुड नॉट बी गिवन इन एग्जाम। इफ एट ऑल दे आस्क तो हम लोग ये लिख के रख देंगे कि बिफोर 1947 गवर्नर जनरल, आफ्टर 1947 प्रेसिडेंट, ये मान लिया जाएगा। और वो इन रिलेशन टू दीज फंक्शंस किस किस को दे रखे हैं वो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे यूनियन टेरिटरी की केस में ये सब दे रखे, पर आर्टिकल नंबर या डेफिनेशन नंबर हम लोग कुछ याद नहीं रख सकते। ज्यादा से ज्यादा हम ये बताएंगे बिफोर 1947 गवर्नर जनरल, आफ्टर 1947 प्रेसिडेंट। 3 क्लास 13 कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट मतलब जिस दिन एक्ट इनटू फोर्स आया। देखो एक्ट जिस दिन बन गया जरूरी नहीं है वो उसी दिन चालू हो गया या उसी दिन लग गया। एक्ट जिस दिन इन फोर्स आया उसकी डेफिनेशन अलग तरीके से। कभी कभी क्या होता है ना, एक्ट बना लेकिन उसी के अंदर डेडलाइन दी होती है कि कितने तारीख को ये एक्ट चालू होगा, लागू होगा, तो वो डेट मानी जाती है। अगर उसमें कोई डेट लिखी हुई नहीं है तो जिस दिन वो बन गया और अनाउंस हो गया उस दिन वो एक्ट मान लिया जाता है। इसके लिए एक सेक्शन 5 पढ़ेंगे अपन। डॉक्यूमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट सेम एज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हमने डिटेल में कर लिया। मैटर, सब्सटेंस, मीन्स एंड रिकॉर्डिंग, ये 4 चीजें। मैटर मतलब आपका कंटेंट, सब्सटेंस मतलब वो चीज जिस पे आपने इसको रिकॉर्ड किया है। क्यों किया है? बिकॉज यू वांटेड टू रिकॉर्ड इट। कैसे किया है? कॉमा यूज करके, लेटर यूज करके, वॉइस यूज करके, दैट इज योर मीन्स। बट करेंसी नोट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग एल्स इज। इवन अ पेंटिंग इज अ डॉक्यूमेंट बट करेंसी नोट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट। गाइज ये लोग एक्ट को तो एक्ट नहीं कहते, एक्ट को तो हरकत कहते हैं। तो एक्ट के लिए क्या वर्ड है इनके पास? एक्ट के लिए इनके पास वर्ड है इनएक्टमेंट। इनएक्टमेंट में रेगुलेशन भी आ जाते हैं, प्रोविजंस भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। देन आता है फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर और ब्रिटिश कैलेंडर का
जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें डिफरेंस है। फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, और जो कैलेंडर ईयर होगा वो जनवरी टू दिसंबर होगा। गुड फेथ की डेफिनेशन बहुत 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 जरूरी है। गुड फेथ की डेफिनेशन में ये लोग कहते हैं कि कोई काम आपने ऑनेस्टली किया है तो वो गुड फेथ है, भले ही आपने उसको नेग्लिजेंटली किया है या नहीं किया है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्क दिस, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो ये वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट को कंसिडर ही नहीं करते। ये लोग कहते हैं कौन पागल था जिसने ये डेफिनेशन बना डाली। यार अगर किसी ने बिना लॉजिक के बिना मेहनत के नेग्लिजेंटली कोई काम किया है, हो सकता है क्या वो गुड फेथ में? हम तो नहीं मानते। तो इन लोगों ने कहा है बट अगर किसी ने काम विदाउट ड्यू केयर किया है, बिना अटेंशन के किया है, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस से, तो उसे गुड फेथ नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, भले ये लोग बोलते वक्त ऐसा बोलते होंगे वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट, पर रियलिटी इज दे डोंट अलाउ नेग्लिजेंटली टू बी गुड फेथ। क्लियर है? एग्जाम में हर बार पूछा है, हर बार बच्चा बेचारा इस डेफिनेशन के जाल में फंस जाता है और रियल आंसर नहीं बता पाता। तो दिस इज द रियलिटी। गवर्नमेंट में सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी। 3 क्लॉज 24 गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में वो सिक्योरिटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ये सारों के अंदर में दे रखी है। नेक्स्ट आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुड फेथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब डेफिनेशन पूछी हुई भी है एग्जाम में, बहुत जरूरी भी है, पीछे क्वेश्चन बैंक में भी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यार हम लोगों ने अब तक दिमाग लगा के ये सोचा है इमूवेबल का मतलब होता है जमीन या बिल्डिंग, एनीथिंग दैट इज परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड, या फिर अर्थ ही इमूवेबल है, लैंड ही इमूवेबल है। बट इस डेफिनेशन में एक और बहुत खास चीज दे रखी है, बेनिफिट्स दैट अराइज आउट ऑफ लैंड। अब क्या होता है जब आप किसी चीज को, बेनिफिट्स दैट अराइज आउट ऑफ लैंड को इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लेते हो, तो मतलब मछली जो पानी से मिल रही है और पेड़ जो जमीन से मिल रहे हैं, वो तक इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया है केस लॉज में सरकार ने। ये बात जरूरी हो जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इम्प्रिजनमेंट यानी जेल टाइम जो इंडियन पिनल कोड में दे रखा है। इंडियन लॉ, यार इंडियन लॉ मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में आपके पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले भी फोर्स ऑफ लॉ प्रोविंसेस या स्टेट पार्ट में ऑलरेडी दे रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। क्लैरिटी इस बात पे दे रहे हैं कि इंडियन लॉ वो है जो इंडिया में बना है, भले ही ब्रिटिशर्स ने बनाया हो, लेकिन इंडियन लॉ में कोई भी यूके का लॉ जो हम पे लग रहा है वो नहीं आएगा। पार्लियामेंट ऑफ यूके का लॉ इज नॉट एन इंडियन लॉ। मंथ मतलब ब्रिटिश कैलेंडर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अपना ये जो चेत, आषाढ़ वो सब आएगा ना, वो सब मंथ यहाँ पे नहीं चलते। मूवेबल प्रॉपर्टी जो इमूवेबल के अलावा है, यानी शेयर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज मूवेबल। शपथ की डेफिनेशन सेम एज एफिडेविट है, वैसी एक स्वेरिंग की भी डेफिनेशन आएगी। तो स्वेरिंग, ओथ एंड एफिडेविट तीनों का डेफिनेशन एग्जैक्टली हूबहू सेम है। ऑफेंस, ऑफेंस मतलब कोई गलत हरकत आपने की, मतलब एक्ट और ऑफेंस दोनों सेम हो गए यहाँ पर। गजेट, यार गजेट क्या होता है? गजेट जो है वो एक पब्लिक जर्नल है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, वीकली निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। इसमें सारे ही ऑफिशियल नोटिसेस जो डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स डेस्क आपको मिल रहे हैं वो होते हैं। यानी इट इज ऑथेंटिक, यस, कंटेंट एक्यूरेट, यस, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से, यस। इसको प्रिंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। ये गजेट की बातें हो गई। पर्सन कौन है? कंपनी, एसोसिएट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बट इससे ज्यादा जरूरी ध्यान देने की बात यह है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेट है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगली डेफिनेशन है आपकी रजिस्टर्ड की। रजिस्टर्ड मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है फॉर द टाइम बीइंग। रेगुलेशन बेकार डेफिनेशन, रूल बेकार डेफिनेशन, इसमें रेगुलेशन आ जाता है। स्केड्यूल मतलब एक्ट में जो स्केड्यूल है, सेक्शन मतलब एक्ट में जो सेक्शन है, सब सेक्शन मतलब सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शन है। स्वेयर इज सेम एज ओथ, ओथ इज सेम एज एफिडेविट, तीनों सेम है एक दूसरे के। राइटिंग में प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ आ जाता है आज के टाइम पे जो भी विजिबल है। ईयर यानी ब्रिटिश कैलेंडर वाला जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर होता है। अब सेक्शन 4 पढ़ा तो रही हूं, पढ़ाने के बाद तुरंत कटवा दूंगी, क्योंकि सेक्शन 4 क्या कहता है? 1868 में ही ये डेफिनेशंस आ गई थी। एफिडेविट की बोल लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बोल लो,
इम्प्रीजनमेंट की बोल लो, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, पर्सन, सेक्शन, स्वेयर और ईयर, ये सबसे पहले आ गई थी। तो 1868 में जब एक्ट आया था वहां से ही ये डेफिनेशंस आ गई थी। तो ये 1868 ऑनवर्ड्स सब एक्ट्स पर लागू है। लेकिन कुछ डेफिनेशंस 1887 वाले एक्ट में आई थी जो सेकेंड टाइम पे इसका लॉन्च हुआ था। तब उसके पहले ये डेफिनेशंस नहीं थी। कौन सी वाली? कमेंसमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंस, रजिस्टर्ड, स्केड्यूल, सब सेक्शन, राइटिंग। जो बाकी के मैंने कट किए हैं वो एक्चुअली सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए उनको तो कट ही कर दिया अपन ने। और बाकी की भी ये जो डेफिनेशन है आपको याद तो रहने नहीं वाली, तो अल्टीमेटली तो पूरा सेक्शन कट होगा। बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ये डेफिनेशंस 1868 से लेके 1887 वालों पर नहीं लगेगी, ये 1887 एंड ऑनवर्ड्स वाले एक्ट्स पर लागू होने वाली है। और फिर बची हुई तो सारी डेफिनेशन सब पर लगेगी जो 1897 से बने हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ऐसी है जो 1887 से 1897 तक भी लगने वाली है। ऐसा 4A वाली वो डेफिनेशंस है जो इंडियन लॉज पर लगती हैं, ब्रिटिश लॉज पर नहीं, इंडिया में जो लॉ बने हैं उन पर लगेगी। तो सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गजेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉ, ऑफिशियल गजेट, इन सारी डेफिनेशंस में आप देखोगे तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियरली दिया हुआ है, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, तो वहां पर ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अप्लाई होगी। एनी विच वे सेक्शन 4 तक कुछ काम का नहीं था, सिर्फ गुड फेथ की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एकदम ज्यादा जरूरी थी। मुझे बता दीजिए क्या डेफिनेशंस वाला पार्ट 1 दोनों क्लियर है? वी हैव कंप्लीटेड this part, we have completed this part. Now we need to move forward towards orders, rules, enactments, यानी प्रोविजन 5 to 13 वाले कंस्ट्रक्शन के रूल्स, और ये ऑर्डर रूल्स वाले 20 to 24 लास्ट में करेंगे अपने, पावर्स ऑफ फंक्शनरीज 14 to 19 बीच में, एंड मिसलेनियस 25 to 30। यानी अब हम सेक्शन 5 to 30 तक का एक नॉन स्टॉप मैराथन लेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 5 से। कमिंग इनटू ऑपरेशन, कोई भी एक्ट किस दिन शुरू होता है? तो देखो, अगर एक्ट में एक्सप्रेसिवली स्पेसिफाई कर दिया है डेट ही, तो वही दिन से वो लागू होगा। पर अगर एक्ट में डेट मेंशन नहीं है, तो जिस दिन उस एक्ट को असेंट मिली थी, आफ्टर पार्लियामेंट, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, बिफोर दैट गवर्नर जनरल की मिलती थी। तो गवर्नर जनरल की असेंट जिस दिन मिली, या आफ्टर 1950 वाला एक्ट है तो प्रेसिडेंट की असेंट जिस दिन मिली, उस दिन कमिंग इनटू ऑपरेशन माना जाता है। और लिटरली अगर बताऊं तो गवर्नमेंट की असेंट मिलने के बाद में ऑफिशियल गजेट में डिक्लेरेशन होती है, ऑफिशियल गजेट वाली डेट मानी जाती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल अपने ही एक्ट का दे रखा है, कंपनीज एक्ट का, जो मेन एक्ट होता है हमारा। कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट की 29 को मिली थी, और ऑफिशियल गजेट को 30 अगस्त को दुनिया को बता दिया था कि ये एक्ट लाइव हो चुका है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू विद द एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, इट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजेट। जिस दिन ऑफिशियल गजेट में इसको अनाउंस किया था, मतलब 29-30 डेट हो गया, ये लोग ने 30 को डेट माना है। सेबी रूल ऑन दी अदर हैंड आ तो 14 अगस्त 2015 में गया था, लेकिन उसमें ही पहले मेंशन करके रखा था कि उसका गो लाइव डिसीजन कब होगा, 1 जनवरी 2016। तो जब डेट मेंशन्ड है तो वही डेट मानी जाएगी, यानी इफ एक्ट स्पेसिफाइज द डेट, दैट डेट, इफ इट डज नॉट स्पेसिफाई, तो जिस दिन उसको असेंट मिली है गवर्नर जनरल की बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अब तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही चलते हैं, तो प्रेसिडेंट की असेंट जिस दिन मिली है। सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 पर आते हैं, इफेक्ट ऑफ रिपील। पहले तो रिपील का मतलब बताना चाहती हूँ। रिपील का मतलब होता है एज इफ दैट लॉ नेवर एग्जिस्टेड, उसको ऐसा गायब करना, ऐसा गायब करना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ डिलीट कर दिया एक्ट, मैं कह रही हूँ इट हैज बीन वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ दिस अर्थ, मतलब जैसे वो एक्ट कभी था ही नहीं। The word used for it is obliteration, completely gone, as if it never existed. तो कंपनीज एक्ट 1956 को हटाकर जब कंपनीज एक्ट 2013 लाया, तो अब ऐसा बिहेव करते हैं अपनी जैसे 1956 तो कभी था ही नहीं, उसी की बातें 2013 में ले ली। तो इसको 1956 को हटाया इज रिपील,
2013 को बनाया इज री एनैक्टमेंट, तो रिपील री एनैक्टमेंट, रिपील री एनैक्टमेंट या रिवाइवल। तो रिपील और रिवाइवल का ये एग्जाम्पल है जो अपन कंटिन्यूअसली रिपील के सारे प्रोविजंस समझने के लिए लेंगे। तो देखो क्या बोला है, अगर कभी रिपील हो गया कोई एक्ट तो उसका मतलब क्या होगा। देखो कंपनीज एक्ट 1956 अचानक से गायब कर दिया, तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत अगर कोई चीज हुई थी या किसी को पनिशमेंट मिली थी, किसी को लायबिलिटी हुई थी, किसी को डिविडेंड अनाउंस किया था, तो क्या एक्ट गया तो उसके अंदर की सारी चीजें भी चली जाएगी क्या। जिस हिसाब के रिपील की डेफिनेशन होती है ना, ऐसा लगने लगा था हमें कि यार गायब हो गया मतलब तो उसका किया कराया सब कुछ भी उसके साथ गायब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। रिपील का असर जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कि रहेगा, भले ही एक्ट गायब पर उसका किया हुआ सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग इन फोर्स, जितना हाईलाइट किया है वो आप याद करोगे। इट विल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन, इट विल नॉट अफेक्ट राइट, इट विल नॉट अफेक्ट पेनल्टी एंड इट विल नॉट अफेक्ट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सेक्शन 6 के अंदर मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज आज का जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसको हम 2023 में इसी साल के एंड में कभी रिपील करके नया कंपनीज एक्ट 2023 ले लेते हैं, तो 10 साल ही हुए इस एक्ट को आके। इस 10 साल के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, क्या वो भी 2013 के साथ खत्म हो जाएगी? आंसर इज नो। देखो अगर कंपनीज एक्ट 1956 को खत्म करके 2013 आया था और फिर 13 को खत्म करके 2023 आया है, तो अब क्या कंपनीज एक्ट 2013 को कट कर देने से 1956 वाला एक्ट जिंदा हो जाएगा? नहीं, यही आपका पॉइंट नंबर 1 है। इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग दैट वाज नॉट इन फोर्स। सेकेंड, जो भी ऑपरेशन कंपनीज एक्ट 2013 में किए थे वो एज इट इज ही रहेंगे। किसी को डिविडेंड बांटा था वो भी मिलेगा, किसी को कॉम्पेंसेशन 3 लाख का अनाउंस किया था वो भी मिलेगा, कोई जेल में है तो वो बाहर नहीं आ जाएगा, जिसको पेनल्टी लगी है उसे चुकानी पड़ेगी, जो इन्वेस्टिगेशन चालू है वो चालू ही रहेगा, जेल टाइम पूरा करके ही बाहर आना पड़ेगा, भले ही एक्ट गया पर एक्ट की चीजें यही रह गई। ये सेक्शन 6 है। प्रॉब्लम विद दिस जनरल क्लॉजेस एक्ट इज, यार इसके इंटेंशंस बहुत प्योर है पर इसकी भाषा बनाने वाले को बड़ी खुन्नस थी, उसने लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यूज करी है। तो आई वॉर्न यू विदाउट एग्जाम्पल्स इस चैप्टर को पढ़ पाना, एक बार पढ़ लिया दिमाग लगा लिया फिर भी दोबारा वो एग्जाम्पल से ही याद आएगा। If you try to read the language of this 6A, it is going to be very difficult. But once you first take the example and then you read the text, तो आपको वो fairly simple लगेगा। जैसे क्या बोला है यहाँ पे, Where any central act or regulation made after the commencement of this act। पहली बात तो ये लोग हर एक सेक्शन में ये लाइन यूज करेंगे, जिसका मतलब है कि ये एक्ट उन्हीं को लगेगा जो 1897 के बाद आए हैं, क्योंकि ये एक्ट ही 1897 के बाद आया है। तो अगर कोई एक्ट 1897 के बाद आके किसी दूसरे एक्ट को रिपील करता है जिसने किसी तीसरे एक्ट में कोई अमेंडमेंट की थी, हे भगवान, इतने डबल रोल और ट्रिपल रोल तो एकता कपूर के सीरियल में भी नहीं होते। तो ये कह क्या रहा है 6 से कह रहा है कि कंपनीज एक्ट एक मेन एक्ट है। सपोज 2013 में कंपनीज एक्ट एक मेन एक्ट है। अब रिपील्ड एक्ट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 था। 2015 ने कुछ चेंजेस किए थे कंपनीज एक्ट 2013 में। There were some changes made in the main act by the Companies Amendment Act 2015. Now we want to bring more amendments. So 2019 में एक और अमेंडमेंट एक्ट आया। 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसने 2015 के एक्ट को तो हटा दिया, बिकॉज कितने एक्ट का नाम आप अमेंडमेंट एक्ट रखोगे ना। तो अगर 2019 के एक्ट ने 2015 के एक्ट को हटा दिया तो क्या ये चेंजेस भी हट जाएंगे? आंसर इज नो। इवन इफ 2015 का एक्ट रिपील्ड है तो भी इसके अंदर किए हुए चेंजेस जो हैं दे विल स्टिल रिमेन द सेम। रिपीलिंग एक्ट है 2019 वाला एक्ट, रिपील्ड एक्ट है 2015 वाला एक्ट, और चेंजेस हो रहे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, द चेंजेस विल रिमेन इवन इफ द एक्ट इज गॉन। अब तक हमने 6 और 6 से दोनों से एक ही बात समझी है, अब तक 6 और 6A दोनों से एक ही चीज समझ में आ रही है कि रिपील का इफेक्ट क्या होता है।
रिपील का इफेक्ट रहता है एक्ट के जाने के बाद भी। इवन इफ द एक्ट इज गॉन, द रिपील्स इफेक्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। ये हो गया 1897 का 6A। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है अगर आप किसी रिपील्ड एक्ट को रिवाइव कर रहे हो, 1956 में एक्ट गया, 2013 में वापस आया, 2013 में आया, 2023 में वापस आया, अगर ऐसा कुछ हो रहा है बार बार, वी आर रिवाइविंग अ एक्ट, तो हमें उसका पर्पस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टू रिवाइव अ रिपील्ड एक्ट इट इज नेसेसरी टू स्टेट द इंटेंशन टू डू सो। सेक्शन 7 के अंदर में आपको एक रिपील्ड स्टैट्यूट को दोबारा जिंदा करने के लिए अपना इंटेंशन बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है कि एक एक्ट रिपील होके नया बन गया, उसके बहुत सारे रेफरेंसेस किसी दूसरे एक्ट में दे रखे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। अब कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसके बहुत सारे रेफरेंसेस 61 वाले एक्ट में थे। अब कंपनीज एक्ट जब 2013 में बदला गया तो क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं इनकम टैक्स एक्ट को भी ले जाकर के फिर बदलूं? तो इस केस में क्लियरली ऐसा बोला है कि ऐसा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जो 1961 के अंदर में जहां जहां कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस है उसको मान लिया जाएगा कि वो कंपनीज एक्ट 2013 का ही रेफरेंस है। द सेक्शन नंबर will automatically be read as the new section number in the new act, ऐसा जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है। जैसे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 2008 में एलएलपी एक्ट आया। अब 2008 में एलएलपी वाला एक्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो तो क्लियरली आपके सिलेबस में भी रिफ्लेक्ट होता है। 2008 में जब एलएलपी एक्ट आया था तब तो 2013 वाला कंपनीज एक्ट नहीं था, तो उसमें भी सारे रेफरेंसेस 1956 वाले ही थे। जैसे 1956 में ना सेक्शन 3 में कंपनीज की डेफिनेशन डिफाइन थी, अब तो 2 क्लॉज 20 में है। तो एलएलपी एक्ट को एकदम रिसेंट में अब जब अमेंड किया है ना 2023-2022 के अंदर, तब जाके उसके अंदर सेक्शन 3 को चेंज करके 2 क्लॉज 20 किया है। अब तक तो हम जनरल क्लॉजेस के हिसाब से ही पढ़ रहे थे, उसको 2 क्लॉज 20 हम अज्यूम ही कर लेते थे। तो भाई रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री इनैक्टेड नया वाला ही रेफरेंस लगेगा, ये सेक्शन 8 बोलता है। सेक्शन 9 वेरी वेरी सिंपल, कहता है कभी भी डेट गिनने हैं, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जो भी गिनना है आपको, तो यू नीड टू एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, यू नीड टू इंक्लूड द लास्ट डेट। हमेशा दोनों दिन तो गिनोगे तो गड़बड़ गिनती हो जाएगी। अगर किसी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं डिविडेंड डिक्लेरेशन 127 कहता है 30 दिन में पे करना होता है। अब 30 दिन क्या कैसे गिनने का? फर्स्ट डे एक्सक्लूड करने का, लास्ट डे इंक्लूड करने का। तो जिस भी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो दिन आपका एक्सक्लूड होगा, और जो एजीएम की डेट है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो एक्सक्लूड होगा, और जिस भी दिन वो पे मतलब लास्ट डेट जो 30 डेज अपन काउंट कर रहे हैं उसका लास्ट डेट वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल में यहाँ पे भी देख सकते हो आप। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज, तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन उसकी 39/2016 है, तो 39/2016 जो है वो आपकी एक्सक्लूड हो जाएगी, और लास्ट डे 30/10/2016 ये आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ये आपका सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 10 इज कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम। टाइम कैसे गिनना होता है? सेक्शन 10 कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम कहता है कि जैसे कोर्ट के टाइम की बात कर रहे हैं ये लोग, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पे बोला है कि आपको 60 दिन में एनसीएलटी के पास जाना है, 30 दिन में कोर्ट में रिपोर्ट करना है। पर यार मैं जहां से गिन रही हूँ 30 दिन, वहां से 30वें दिन तो छुट्टी थी। अब मैंने 30th डे पे ही कोशिश करी, विच इज माई लास्ट डे, व्हाई आर यू टेकिंग माई राइट्स अवे? तो वहां पे बोला है कि अगर 30वें दिन पे छुट्टी निकली तो जिस भी दिन छुट्टी खत्म होती है, वो जिस भी दिन कोर्ट रीओपन होता है, अगर आप तब तक भी अप्लाई कर दोगे दैट इज ऑल्सो विद इन ड्यू टाइम। तो जैसे सेक्शन 138 की अगर मैं बात करूं और वहां पे बोला है 30 डेज में कोर्ट जाना है, लास्ट डे पे कोर्ट अगर बंद होगा तो जब कोर्ट ओपन होगा वो डेट पे भी आप गए तो भी सेक्शन 10 कहता है इट इज विद इन वेल विद इन टाइमलाइन ओनली, वेल विद इन ड्यू डेट ओनली। अब आता है आपका सेक्शन 11 जो कहता है हाउ टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाए? तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जैसा अपना गूगल मैप्स मेजर करता है वैसे डिस्टेंस नहीं मेजर होगा कि गली से गए, इधर गए, उधर गए। जैसे कि
सीए एक्ट जो होता है, सीए एक्ट कहता है कि अगर किसी भी सीए की 2 ऑफिसेज है तो वो 2 ऑफिसेज के अंदर में 2 अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट लीडर्स होने चाहिए प्रेजेंट उस ऑफिस को वैलिड तरीके से चलाने के लिए। उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर दूसरी ब्रांच 50 किलोमीटर के विद इन ही होगी तो दूसरी ब्रांच रखने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 11 से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये 50 किलोमीटर गिनेंगे कैसे? डू वी टेक द गूगल मैप्स एंड देन काउंट? नहीं, हम उसमें बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। बर्ड्स आई व्यू मतलब वी विल नॉट टेक दिस एंड दैट, ये नहीं चलेगा। वी विल डायरेक्टली टेक अ बर्ड्स आई व्यू, यानी लाइन टू लाइन। स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज हाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। सेक्शन 12 कहता है ड्यूटी टू टेक प्रो रेटा इन इनएक्टमेंट। अब कभी कभी कस्टम्स या कोई भी सेक्शन के अंदर में प्रोविजन जो बोल रखा है वो लोग एग्जाम्पल तो एक क्वांटिटी के हिसाब से दिया हो सकता है। वी माइट हैव टू मेक इट प्रोपोर्शनेट एज पर क्वांटिटी, तो हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब ये होता है कि अगर 100 केजी 10 रुपए का है तो 1000 केजी के लिए 100 रुपए कर लो। यू हैव टू मेक इट प्रोपोर्शनेट। आपकी बुक इसमें एग्जाम्पल देती है शेयर्स का। सेक्शन 12 के केस में कंपनी ने अगर 100 शेयर्स पर 2 रुपए का डिविडेंड दिया है, ऐसा अनाउंस किया है, और वो 100 शेयर्स किसके पास है उस हिसाब से प्रो रेटा हो जाएगा कि सपोज मिस्टर ए के पास 50 शेयर्स है तो उसे 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, बी के पास 25 शेयर है तो उसे 50 रुपए, सी के पास 15 शेयर है तो उसे 30 रुपए, और डी के पास 10 शेयर है तो उसे 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। नेक्स्ट आता है सेक्शन 13, जेंडर एंड नंबर। जेंडर एंड नंबर वाला ये सेक्शन बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अपन जब कितनी बार कोई लॉ पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर में यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड रादर इंक्लूड मैस्कुलिन टेक। मतलब हम हमेशा ऐसे ही कहते हैं मेन, कोई भी प्रोविजन के अंदर में दिस शैल अप्लाई टू मेन। दिस शैल अप्लाई टू मेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी को लगेगा, इट विल ऑल्सो इंक्लूड फीमेल्स। वरना भैया हम लोग तो लॉ तोड़ती फिरे और कहीं पे कोई हमें पकड़े तो हम तो सीधा यही बोल देंगे आदमी को पकड़ो, क्योंकि आपने तो हर जगह ही कर रखा है, शी तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो भाई ही इंक्लूड्स शी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बट आपका अगर इंटेंशन अलग है, रिपग्नेंट इंटेंशन भी हो सकता है भाई साहब। जैसे एक सेक्शन है आपके काम का नहीं है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, मतलब हमको लग तो नहीं रहा है बट वहां से एग्जाम्पल उठा के बुक ने दिया है कि उसका सेक्शन 7 और 8 लिटरली मेल डिसेंडेंट्स की बात करता है। यहां पे ही इंक्लूड शी नहीं मानना है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब कर्ता और एचयूएफ के बाकी मेंबर्स की बात होती थी तो वो लिटरली सिर्फ मेल ओरिएंटेड ही था। सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट के अंदर में जब बात करते हैं वो मेन है तो मेन ही है, उसमें इट विल नॉट इंक्लूड फीमेल्स। तो जब रिपग्नेंट या कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग है तो वहां पे हर जगह ही इंक्लूड शी मत कर देना, जहां पे और कुछ नहीं बोला है वहां पे ही इंक्लूड्स शी, ठीक है। सिमिलरली सिंगुलर वर्ड्स विल इंक्लूड प्लूरल वर्ड्स। इस पे तो एक क्वेश्चन भी बन गया है आपकी एग्जाम में, सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल का एक क्वेश्चन है कि अगर बोला है कि डायरेक्टर सब्सिडियरी का भी बीओडी के मेंबर में ऐड हो सकता है तो क्या वो एक से ज्यादा सब्सिडियरी में ऐड हो सकता है? अगर सेक्शन में सब्सिडियरी बोला है तो भाई सब्सिडियरी इंक्लूड्स सब्सिडियरीज। आपको ऐसा बोल के आंसर लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 13। मैम एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एस लगाना है कि नहीं? भाई आपको हिंट दे रखा होगा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से आंसर दो। वैसे भी अपन को पता है कि कोई भी क्वेश्चन के लास्ट के जो 2 पार्ट होते हैं वो ही आते हैं आपके अदर लॉज से, जिसमें भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट रूल का नाम मेंशन्ड होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा तो बहुत क्लियरली एजेंसी वगैरह गारंटी वगैरह क्लियर होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होगा तो बिल नहीं तो चेक नहीं तो प्रॉमिसरी नोट दिया होगा। तो बचा हुआ क्वेश्चन हमेशा जनरल क्लॉजेस एक्ट का है और इसी से वैरायटी के क्वेश्चंस वो लोग बना रहे हैं। एक पार्ट और फिनिश हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 14 से 19 पर, पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो सेक्शन 14 से 19 है ना, पावर एंड फंक्शनरीज की बात कर रहा है। मतलब देयर इज अ पर्सन एंड देयर इज अ टीम जिनके पास कुछ काम है। अब ये काम या तो ये पर्सन करता है या तो ये लोग कर रहे हैं या तो देयर इज एन अथॉरिटी हु इज डूइंग द टास्क। 14 से लेके 19 तक के सारे सेक्शंस ऐसे हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 14 कहता है कि अगर किसी इंसान को कोई पावर दी है, इसका मतलब ये नहीं है वो हर सेकंड उसको यूज करेगा।
प्राइम मिनिस्टर को पावर है कि वो इमरजेंसी रूल डिक्लेयर करेगा, और इमरजेंसी रूल डिक्लेयर होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पावर्स है कि सब कुछ वो ही करेगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है रोज सुबह उठ करके हम इमरजेंसी रूल ही देखें। किसी के पास पावर है कुछ करने की तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको रोज एक्सरसाइज करे। सीएजी के पास पावर है ऑडिटर अपॉइंट करने की, तो जब समय आएगा तब कर लेगा। चीफ जस्टिस के पास पावर है कि वो जब चाहे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, तो भाई जब जरूरत होगी तब करेगा ना, एज एंड व्हेन द ओकेजन रिक्वायर्स। ये बात यहां पे बोल दी है, एज एंड व्हेन द टाइम कम्स आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अब भाई ट्रिब्यूनल को बोला है तुम ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, पर फ्रॉड का केस तो आने दो। एज एंड व्हेन द टाइम एंड द ओकेजन इज राइट, डू दैट। सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 15 भी मस्त है, जो कहता है अगर आपको कोई ऑफिस फिल करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आईईपीएफ के मतलब जो भी चेयरमैन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगी, क्योंकि आईईपीएफ के सारे लोगों को चेयरमैन रखता है, एनएफआरए के भी सारे लोगों को चेयरमैन अपॉइंट करता है। तो सॉरी, आईपीएफ के सारे लोगों को सीजी अपॉइंट करता है और एनएफआरए के भी सारे लोगों को सीजी अपॉइंट करता है। मतलब सीजी के पास पावर है ये करने की। तो क्या सीजी को आईईपीएफ के चेयरमैन के लिए नाम ही देना पड़ेगा कि भाई मिस पिंकी जो है वो बनेंगी चेयरमैन इस बार? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे नाम लो। What you can do is you can literally fill one office via other office। क्या मतलब? मतलब ये कि नाम लेकर तो बनाई, पूरी दुनिया ही बनाती है नाम लेकर। आप बनाओ पोस्ट लेकर दूसरा ऑफिस फिल करो। मतलब आप आईपीएफ का चेयरमैन जो आपको भरना है, आप ये कहो कि एमसीए का जो सेक्रेटरी है वो बनेगा आईपीएफ का चेयरमैन। यू फिल वन पोस्ट बाय यूजिंग अनदर पोस्ट। दूसरी पोस्ट यूज करके पहली पोस्ट को भरें, ये सेक्शन 15 कहता है। सेक्शन 15 कहता है आप एक ऑफिस यूज करके दूसरी ऑफिस को भर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई जो बजट बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो लीडर हैं वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लीडर होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लीडर हैं वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लीडर होंगे। मतलब यू कैन फिल वन ऑफिस by using another office without even naming that person। अब सेक्शन 16, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। जो अपॉइंट करता है वो निकाल भी सकता है। किसी ने अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो निकालने की भी हक रखता है, लेकिन गाइस ऐसा सब जगह नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं, बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोशल साइंस, बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रख सकते हैं। वही जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करके और डिक्लेयर करते हैं, लेकिन निकाल वो नहीं सकते। सीएजी भी ऑडिटर को रख सकता है पर निकाल वो नहीं सकते अकेले। तो पावर टू अपॉइंट टू पावर टू डिसमिस और सस्पेंड नॉर्मली होता है, पर अगर डिफरेंट इंटेंशन है, जैसे कि इन केसेस में है डिफरेंट इंटेंशन, तो वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। चीफ जस्टिस के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के ऑफिसर्स वगैरह को अपॉइंट भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। तो ये एप्लीकेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया, और ये वाले नॉन एप्लीकेबिलिटी के एग्जाम्पल हो गए सेक्शन 16 के। अब आ जाते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 के अंदर में थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्ड इंक्लूड हो गए हैं वो अपने नोट्स में से आप कट कर देंगे। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, जो कि इस एक्ट के बाद आया है, ये काफी होगा कि अगर आप अपना ऑफिशियल टाइटल मेंशन कर दें। जो प्रेजेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो लोग अपना ऑफिशियल टाइटल मेंशन कर देंगे तो काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो मिनट्स बुक होती हैं, कौन सी मिनट्स हैं ये? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग्स वाली मिनट्स है ये। तो मिनट्स पे साइन कौन करता है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग करता है। पर आपको याद है ना, अगर चेयरमैन नहीं कर पाया, हमेशा ये लोग एग्जाम्पल में यही करते हैं, उसको बीमार कर देते हैं या उसके पिताजी को बीमार करके लंदन भेज देते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया चले जाता है, या चेयरमैन की डेथ करा देते हैं। ऐसा करके ये पता चलता है कि चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है। उसकी जगह साइन कौन करता है? उसकी जगह साइन करता है वन डायरेक्टर, जिसको बीओडी ने अप्रूव किया है। तो वो मेंशन क्या करेगा? मैं चेयरमैन बोल रहा हूं, वो चेयरमैन बोल रहा हूं ऐसा मेंशन नहीं करेगा। वो मेंशन कर देगा कि इन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर मैं ये कर रहा हूं, खत्म। ठीक है, तो मेंशन टाइटल एग्जाम्पल मिनट्स वाला यहाँ पे केस हो गया। सेक्शन 18 कहता है कि अगर आपको कंटिन्यूएशन करना है एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ फंक्शनरीज, आपको फंक्शनरीज के साथ रिलेशन बताना पड़ेगा। जैसे परपेचुअल सक्सेशन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो मेंबर के केस में एक नॉमिनी का नाम लिख दिया तो परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा। आपको
अलग से सारे के सारे रूल्स नॉमिनी के लिए या जो सक्सेसर है उसके लिए नहीं बताने पड़ेंगे, मेंबर्स के लिए जो रूल्स हैं वही सक्सेसर्स को लग जाएंगे। सेक्शन 19 कहता है सुपीरियर को जो लॉ लगता है उसकी जगह अगर कोई सबऑर्डिनेट उस रूल को कर रहा है उसको भी सेम रूल्स लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपकी बुक के ही दे रखे हैं। इसमें यह भी है कि जो ड्यूटी मेन सुपरवाइजर के पास है वही सेम ड्यूटी सबऑर्डिनेट को भी मिलेगी और वही सेम राइट्स एंड पावर्स उसके भी होंगे। तो जैसे यहाँ पे ऐसा हुआ था, एडवाइजरी बोर्ड में चेंज आया था, तो कोई बात नहीं, नया एडवाइजरी बोर्ड पेंडिंग केसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो चीफ जो है उसकी जगह सबऑर्डिनेट भी वो बचा हुआ काम कंप्लीट कर सकते हैं, उनको भी सेम लॉ लग जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ 19 तक का एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है आपका 20 से 24 तक का आता है। ये 20 से 24 तक का जो सेगमेंट है, दिस अप्लाइज टू ऑर्डर्स रूल्स जो ऑलरेडी बन गए हैं। तो इसका बहुत बेसिक मीनिंग है, बताते हुए चलती हूं। अगर एक्ट में किसी वर्ड का कोई मीनिंग है और एक्ट में डिफाइंड है, तो जो नोटिफिकेशन, जो ऑर्डिनेंस, जो बातें, जो सर्क्यूलर्स पीछे से आए हैं, सब में वही मीनिंग होगा उस वर्ड का, अलग मीनिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 21 कहता है जो आदमी को पावर दिया है रूल बनाने का, वो आदमी रूल हटा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, और ये तो ट्रू इन एवरी केस होता है। कंपनीज एक्ट के रूल्स गवर्नमेंट बनाता है, हटाता है, निकालता है। आईटी एक्ट के रूल सीबीडीटी बनाता है, निकालता है, करता है। सेक्शन 21 कहता है जो रूल बनाएगा वो रूल हटा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। तो 21 हमारा यहाँ पे हो गया फिनिश। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 22, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड बाय लॉज, इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स। अब ये लोग एकदम सिंपल एक बात कहते हैं, रूल तो तभी बन जाता है जब एक्ट आता है, पर एक्ट के सारे सेक्शंस अलग अलग टाइम पे भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई एक्ट आया, उसके साथ कोई रूल्स आए, पर वो सेक्शन ही अभी तक डोरमेंट पड़ा है, जैसे एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट का ही सबसे रिलेवेंट है। अगस्त 2013 में कंपनीज एक्ट आ गया था, लेकिन एनसीएलटी के प्रोविजन और एनएफआरए के प्रोविजन 2016 और 18 में आए रिस्पेक्टिवली। मैं बता दूं, इनके रूल्स पहले से बने हुए थे, मगर वो रूल इफेक्ट में कब आएंगे, जब ये सेक्शन जिंदा हुए, यानी 2016 और 2018 में। इसके साथ सेक्शन 22 हो गया। सेक्शन 23 प्योर वर्ड्स में, प्योर पॉइंट्स में लेना है, क्योंकि ये आपको याद भी करना है। जैसे सेक्शन 6 आपने याद किया था, इफेक्ट ऑफ रिपील के 5 पॉइंट याद किए थे, बाकी सब बीच में अभी तक मैंने कुछ याद करने नहीं बोला, सिर्फ समझने बोला, क्योंकि वो आप अपनी भाषा में भी लिख पाओगे। पर सेक्शन 23 आफ्टर सेक्शन 6 इज द ओनली सेक्शन जो आप अपनी भाषा में नहीं लिखोगे, यू विल यूज देयर वर्ड्स, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो सपोज किसी एक अथॉरिटी को पावर दिया है कि आप रूल्स बना सकते हो, जैसे कि आईसीआई को पावर्स है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग निकाल सकते हो, पर उसके पहले कोई भी एएसएसए लाने से पहले वो उसका एक ड्राफ्ट सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कंसिडर करने के लिए इशू करती है। बस वैसा ही सेक्शन 23 है कि अगर किसी अथॉरिटी को बोला आप रूल्स तो बना सकते हैं, मगर भाई साहब वो रूल बनाने के पहले आपको एक ड्राफ्ट पब्लिश करना पड़ेगा। सो पॉइंट नंबर 1, पब्लिश अ ड्राफ्ट। पॉइंट नंबर 2, कैसे पब्लिश करना है, जो मैनर सफिशिएंट है, जैसा आपको ठीक लगे। उस पे एक तारीख मेंशन कर देना, दैट तारीख इज द डेडलाइन। तब तक के ही लोगों के सजेशंस जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। कभी कभी जिस अथॉरिटी को ये रूल्स बनाने हैं ना, उसको दूसरे से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे आईसीआई को अप्रूवल लेना पड़ता है एनसीएलटी, एनएफआरए का, एनएफआरए के प्रोविजन के अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो आपकी अबव अथॉरिटी वाली जो एंटिटी है, उनका सैंक्शन या अप्रूवल आपको लेना है तो पहले वो लीजिए, उनका ऑब्जेक्शन या सजेशन पे अमल कीजिए। अब गाइस याद रखिएगा, एक ही बार ये ड्राफ्ट पब्लिश करना है। जैसे इस ड्राफ्ट में बहुत सारे सजेशंस आए, मैंने उनमें से कुछ सजेशंस इनकॉर्पोरेट भी किए, तो क्या मुझे उसे दोबारा पब्लिश करना पड़ेगा फॉर पीपल टू कंसिडर? नहीं, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, हम कंसिडर ही खेलते रहेंगे। एक बार आपने पब्लिश किया, सबके सजेशंस आए और आपने नॉर्मल सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग या चेंजिंग जैसा इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो बस ठीक है, फिर आप उसे ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश करके लॉ बना दो, और वही कंक्लूसिव प्रूफ है कि रूल्स या बायलॉज बन गए हैं। सेक्शन 24 कहता है अगर कोई एक्ट है जो रिपील हो गया, उसमें बहुत सारे रूल्स थे,
उसकी जगह कोई नया एक्ट आ गया तो जो जो रूल नए एक्ट में है वो तो वही रूल्स लगेंगे, पर अगर कोई रूल मिसिंग है तो चुपचाप पुराने वाले रूल्स उठाओ और उनको लगाओ। इसके साथ मेन प्रोविजंस फिनिश। लास्ट में आता है मिसलेनियस, बट मिसलेनियस का सेक्शन 27 भी बहुत 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 जरूरी है एग्जाम से। इवन 26 से भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। रिकवरी ऑफ फाइन्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 63 से 70 से में भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके दिए हुए हैं जिससे कोई भी आदमी जिसको पावर दिया है वो फाइन रिकवर कर सकता है। वन एग्जाम्पल इज कलेक्टर जो है वो जमीन बेच करके पैसा रिकवर कर सकता है, तो अगर ऐसा बोला है तो आप ये फाइन की रिकवरी कर पाओगे। नेक्स्ट, प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 एक्ट्स। अगर एक आदमी ने दो एक्शंस के अंदर दो जगह पे अगर कोई गुनाह किया है तो उसे एक ही चीज की सजा दो बार नहीं मिलेगी। भले उसे दोनों सेक्शन के अंदर में आप लाइबल करो, पनिश करो, एक्शंस लो, उसके अगेंस्ट केस करो, एक जगह उसे माफ कर दो, दूसरी जगह पनिश कर दो, पर दोनों जगह सेम चीज के लिए वो अलग अलग सजा नहीं काट सकता। एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए एक सजा। सर्विस बाय पोस्ट, क्या मैंने लेटर भेजा तो सामने वाले को उसे ढंग से मिला के नहीं मिला। व्हाट डू वी मीन बाय सर्विंग द पोस्ट इन अ प्रॉपर मैनर। सर्विंग के लिए 3 ही कंडीशन है। नंबर 1, प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए। नंबर 2, प्री पेड होना चाहिए, सामने वाला पे करके क्यों ही रिसीव करेगा। एंड नंबर 3, रजिस्टर्ड पोस्ट से होना चाहिए, भेजा होना चाहिए। ये लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ये रजिस्टर्ड पोस्ट वाली कंडीशन को ही अटकाते हैं और पूछते हैं क्या ये सर्विस बाय पोस्ट प्रॉपर था कि नहीं था। तो आपको ये तीनों चीजें लिखनी है, टिक मारना है, और अगर तीनों पे टिक है तो उसको हम प्रॉपर सामने वाले को सर्व हुआ है लेटर ऐसा ही मानेंगे। सेक्शन 28 कहता है कि अगर किसी इनैक्टमेंट का साइटेशन है, जैसे मैंने शॉर्ट में सेबी बहुत जगह देखा है कंपनीज एक्ट में, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में कितनी जगह हम बोलते हैं और एज गिवन इन सेबी, और एज गिवन इन सेबी, और एज गिवन इन सेबी, तो मैंने साइट किया है सेबी को भी। कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट का भी साइटेशन है, तो क्या मैं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 5, 10, 15 जो भी मुझे साइट करना है पूरा पूरा लिखूं इस एक्ट में वापस? क्यों यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ना। अगर मैं सिर्फ सेक्शन नंबर वहां का यहाँ कोट कर दूं तो काम खत्म हो जाएगा। मतलब वी कैन एक्चुअली गिव रेफरेंस टू टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल ऑफ अनदर एक्ट, और मान लिया जाएगा कि जहां से जहां तक का डिस्क्रिप्शन उस एक्ट में दे रखा है वो एज इट इज इसको लगेगा, एज इट इज इसको लगेगा। जैसे एलएलपी एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस कंपनीज एक्ट के साइटेशन दे रखे हैं, तो आपको पूरे पूरे सेक्शन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दैट साइटेशन इज इनफ। नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 29 वाला सेक्शन का एक्चुअली कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर एक लाइन थी जो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं और मैंने कट कर दी वो, कि भाई कौन सा सेक्शन कब से कितनी तारीख से एप्लीकेबिलिटी में आया है, क्योंकि हम वो याद भी नहीं रख सकते। 3 बार आया है जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसमें कौन सा सेक्शन कब आया है वो हमारे लिए याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वो याद भी नहीं कर रहे। पर सेक्शन 29 एक बात क्लियर करता है कि जो लॉ इस एक्ट के पहले आ चुका है वो छुट्टा है, उसको ये जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं लगेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है एज पर सेक्शन 29 बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा। अब ये रही आपकी 3 डेडलाइंस जब जनरल क्लॉजेस एक्ट आए थे। आपके खुद के जो प्रोविजंस है उनमें से अगर मैं बात करूं तो 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसको सिर्फ इस तारीख तक जो रूल्स आए थे ना वो ही लगेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन 1872 का आपका, वो भी इसी कैटेगरी का हो गया। अब जो आपके प्रोविजंस इस तारीख के बाद वाले हैं, 1887 के बाद कोई लॉ आया है जो 1897 के पहले का है, उसको इतना प्रोविजन लगेगा पर ये वाला नहीं लगेगा। और जैसे आपका कंपनीज एक्ट है 1956 ऑनवर्ड्स, 2013 ऑनवर्ड्स, उसको ये पूरा ही लगेगा। तो सेक्शन 29 यही बात को क्लियर करता है कि जो लॉ आया ही नहीं था वो टाइम तक, उसको ये 3 प्रोविजन लग ही कैसे सकते हैं। सेक्शन 29 भी स्कोप ही बताता है इस एक्ट का, और सेक्शन 30 भी स्कोप ही बताता है एक्चुअली। सेक्शन 30 बोलता है
ऑर्डिनेंसेस को भी जनरल क्लॉजेस एक्ट लगता है। एक्ट को तो लगता ही है, रेगुलेशंस को भी लगता है, रूल्स को भी लगता है, लेकिन ऑर्डिनेंसेस का स्पेशली मेंशन करना जरूरी था, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एक बार के लिए कोई एक्ट कमेंस कर देता है। मैम कैसे कर सकते हैं, एक्ट तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है। सपोज कोई पार्लियामेंट्री सेशन इज नॉट शेड्यूल्ड और बहुत ही जोर से एक एक्ट आ रहा है हमको और वो हमको पास करना है अर्जेंट में, तो गवर्नमेंट एक बार के लिए तो ऑर्डिनेंस बना देती है। जैसे रिसेंट में कंपनीज का ऑर्डिनेंस एक्ट भी आया था। फिर जब पार्लियामेंट बैठेगी ना, तब उस लॉ को वापस पढ़ेगी, देखेगी, उसमें चेंजेस बताएगी, उसको हटा भी सकती है, सब कर सकती है, पर तब तक के लिए एक बार जोर जबरदस्ती से ऑर्डिनेंस एक्ट आ गया तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑर्डिनेंस को भी लगता है। ये करने के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा जनरल क्लॉजेस एक्ट का रिवीजन फुल डिटेल में। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन के लिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। डू लेट अस नो इन द कमेंट कि सब समझ आ गया है आपको और अगली रिवीजन आपको किसकी चाहिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।